नमस्ते। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान प्रभावी होने के कारण स्वतंत्र भारत पूरे तौर से गणतंत्र राज्य बन गया था। तब से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन को इसीलिए याद किया जाता है कि 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान सभा में जो अनुच्छेद पारित हुआ था, उसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया था। इस तथ्य के आधार पर यह निश्चय किया गया था कि इसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में भविष्य में भी नियमित रूप से मनाया जाए। हिंदी दिवस 2021 के अवसर पर टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज और मेरी ओर से बधाइयों के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं आज़ादी के बाद जापान में हिंदी के विषय पर बोलने की बात सोच रहा हूं। पर भाषण शुरू करने से पहले आप लोगों को संक्षेप में एक बात बताना चाहता हूं। अभी सिर्फ जापान या भारत में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रही है। यह दुखद बात ही है कि संक्रमित रोगों और दम तोड़ने वालों की संख्या घटती ही नहीं। ईमानदारी के साथ सभी पीड़ित लोगों को मिजाज पुरसी और देहांत होने वालों और उसके परिवारजनों को संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही इस वक्त भी कोरोना वायरस की आपदा से अग्रपंथी पर जो लोग जूझ रहे हैं, उन सभी को हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है निकट भविष्य में हम लोग निश्चित रूप से इस लड़ाई में जीत पाकर नई दुनिया में नया जीवन हासिल कर लेंगे। अब मैं आज़ादी के बाद जापान में हिंदी के विषय पर आप लोगों के सामने जापान में हिंदी के अध्ययन अध्यापन के इतिहास पर एक संक्षिप्त झांकी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही इस प्रवचन में भारत, जापान और विश्व को जोड़ने में हिंदी की भूमिका के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। जैसे कि मैंने अपने आलेख में कई बार लिखा है कि जापान में यूनिवर्सिटी स्तर पर देववाणी यानी संस्कृत भाषा की पढ़ाई सन 1884 में शुरू हुआ था। संस्कृत का प्रथम जापानी प्रोफेसर फ्रेडरिक मैक्सम्यूरा के शिष्य रहे थे। इसके 24 साल बाद यानी 1908 में हिंदुस्तानी भाषा के नाम पर ज़बान उर्दू की पढ़ाई तमिल भाषा के साथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में शुरू की गई। कई कारणों से तमिल भाषा का अध्ययन अध्यापन आगे नहीं चल सका, पर 1911 में हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई का पद बीए में ऊंचा कर दिया गया था। हिंदुस्तानी भाषा की पढ़ाई में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया और तब से आज तक नियमित रूप से लगातार पढ़ाई जा रही है। शुरू में हिंदुस्तानी भाषा को उर्दू लिपि में यानी फारसी लिपि में पढ़ाई जाती थी, लेकिन 1920 के दशक में जब प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी जगत में आ पधारे, तब से देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन भी शुरू हो गया। याद रखिएगा, जापान में प्रेमचंद जी को समकालीन महान लेखक के रूप में उनकी रचनाओं को एशिया के लोकप्रिय सामयिक कृति के रूप में देखा करते थे। उदाहरण के लिए प्रेमचंद जी की 4 कहानियां अर्थात मुक्तिमार्ग, मूल कहानी भारत के माधुरी पत्रिका के फरवरी 1926 के अंक में छपी थी। जापानी अनुवाद काइजो नामक मासिक पत्रिका में जून 1928 के अंक में छपा था। दूसरी कहानी मंत्र मूल तो माधुरी के फरवरी 1926 के अंक में छपी थी। जापानी अनुवाद काइजो के अप्रैल 1930 के अंक में
और दूसरा अनुवाद अगस्त 1943 में शीन आजिया नवा एशिया नामक एक मासिक पत्रिका में निकली थी। लाजपूत की बेटी और मर्यादे की बेदी, ये दोनों कहानियां स्वतंत्र रूप से अनुदित होकर 1936 में चीन भारत कहानी संग्रह नामक एक पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। इस तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में प्रेमचंद जी की मूल कहानी छपने के तुरंत बाद जापानी भाषा में अनुवाद की जाती थी। देखिए, अंग्रेजी भाषी देशों में यह हुआ ही नहीं था। भारत का संविधान जारी होने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में औपचारिक रूप से स्वतंत्र विभाग को स्थापित करके हिंदी भाषा को पढ़ाने की बात उठने लगी। इसके फलस्वरूप 1961 में हिंदुस्तानी विभाग उर्दू और हिंदी के दो स्वतंत्र विभागों में विकसित हो गया। इसके पीछे भारत और जापान के बीच 1952 में स्थापित की गई शांति मैत्री संधि का प्रभाव निश्चित रूप से रहा था। जैसे कि मैंने बताया, भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राजभाषा का विधिवत दर्जा मिल गया था। यह बहुत ही स्वाभाविक ही था कि जापान में भी इस लिपि में हिंदुस्तानी भाषा को पढ़ाया जाए। जापान में हिंदी की विकास यात्रा यहाँ रुकती ही नहीं, बल्कि और आगे बढ़ती गई। 1966 में MA, 1992 में PhD, ये दोनों के पोस्ट ग्रेजुएट का अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ था। हमारे हिंदी विभाग में हर साल लगभग 25 छात्र BA में दाखिला लेते हैं। ध्यान रखिए, जापान में BA और BSc की पढ़ाई 4 साल की होती है। तो तात्पर्य यही है कि हमारे यहाँ BA में कुल मिलाकर 100 से अधिक छात्र छात्राएं अभी हिंदी सीख रहे हैं। BA की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थी को जापान सरकार के विदेश मंत्रालय में या पत्रकारिता की दुनिया में या भारत के व्यावसायिक संबंध रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों में जगह मिल जाती है। कई एक स्वतंत्र रूप से दुभाषीय के काम में लग जाते हैं। MA और PhD में अब 5-6 विद्यार्थी शोध में लगे हुए हैं। नमूने के तौर पर उनके शोध कार्य का विषय आपको बताऊं तो इस प्रकार है: देवकी नंदन खत्री का रचना संसार, हिंदी उर्दू के साहित्यिक इतिहास के सह लेखन और पुनर्लेखन, और आधुनिक भारत में भाषाई समस्या। मुझे लगता है अब ये समय आ गया है कि शोध कार्य करने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से हमारे यहाँ विद्यार्थी आ जाएंगे। साथ ही हमारे यहाँ की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के भारत से संबंधित किताबों का विशेष संग्रह है। लाइब्रेरी में भारतीय भाषाओं की 1 लाख से अधिक पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं संग्रहित हैं, जिनमें ऐसा कई एक बहुमूल्य सामग्री भी हैं जो भारत, UK या अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। हर महीने जापान के बाहर से शोध सामग्री का आदान प्रदान के पेशकश आते रहते हैं। जैसे कि अब मैंने बताया, जापान में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन अध्यापन में पहले पैर प्रेमचंद जी का नाम आता है। आना स्वाभाविक ही है, और ये इसीलिए भी स्वाभाविक था क्योंकि हिंदुस्तानी विभाग के पहले जापानी प्रोफेसर गामो साहब 1936 में जापान सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से दौरा निरीक्षण के लिए ईरान और भारत में भेजे गए। तब प्रेमचंद जी से उनके अंतिम दिन में गामो जी की मुलाकात हो पाई। वे प्रेमचंद जी की बहुत सारी पुस्तकें, जो ज्यादातर प्रथम संस्करण की थी, अपने साथ लेकर जापान वापस आए। तब से प्रेमचंद जी की कई उपन्यास कोस में लगा दिए जाने लगे। गोदान, फूस की रात और अन्य कहानियां की आदि की जापानी अनुवाद भी निकले हैं।
आप लोगों को ये जिज्ञासा हुई होगी कि आज़ादी के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में प्रेमचंद जी के रचनाओं के अलावा हिंदी की कौन सी पुस्तकें कोर्स में लगाई गई थी। अब मैं बताता हूँ। भाषा विज्ञान के विषय पर प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा जी, जो एक समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे थे, और पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की किताबें लगातार, दोनों की किताबें लगातार कोर्स में लगाई जाती थी। और इसके बाद हरदेव बाहरी जी की किताबें भी में शामिल हो गई। साहित्य के क्षेत्र में इलाहाबाद साहित्यिक मंदिर के लेखकों और साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि हिंदी विभाग के प्रथम जापानी प्रोफेसर दोईजी 50 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भारत सरकार के छात्रवृत्ति पर भेजे गए थे। इसी वजह रामधारी सिंह दिनकर जी और हरबंश राय बच्चन जी दोईजी के प्रिय लेखकों में आए थे। 60 के दशक के बाद राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराकार, इराचंद्र जोशी, निर्मल वर्मा, यशपाल, नरेंद्र देव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती और मुक्तिबोध वगैरह की रचनाएं कोर्स में आने लगी। ऐसे लेखकों की नामावली से ये पता चलेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन अध्यापन भारत की यूनिवर्सिटी की तुलना में कोई कमी नहीं है, पर एक ही स्तर पर किया जाता है। अभी मुझे याद है 1985 की बात है, जब वात्स्यायन जी आज्ञे हमारे यूनिवर्सिटी में आए, तब हमारे विभाग के सभी लोगों के साथ उनकी प्रिय जगह इजू, जो टोक्यो से दक्षिण पश्चिमी की ओर स्थित तटीय इलाका ही है, और यहाँ का जिक्र आज्ञे जी की यात्रा वृत्तांत अरे या पर रहेगा याद में आता है, साथ साथ घूमने गए थे। और इस शताब्दी में आते आते हमने टोक्यो में भारत सरकार की आर्थिक सहायता से 3 बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन बहुत सफलताओं के साथ किए थे, जिनमें भाग लेने के लिए दुनिया भर से जाने माने विद्वान और साहित्यकार हमारी यूनिवर्सिटी में पधारे थे। हमारे विभाग में जितने जापानी प्रोफेसर रहे, उन सभी को विश्व हिंदी सम्मान या हिंदी सेवी सम्मान द्वारा सम्मानित किए गए हैं। और 2018 में मॉरिशस में आयोजित 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन में हमारी यूनिवर्सिटी को इस सम्मेलन के इतिहास में पहली बार विश्व हिंदी संस्था सम्मान मिल गया था। जापान और भारत के बीच लोगों का आना जाना बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाँ, आज इधर 2 साल से कोरोना वायरस की महामारी के कारण आवाजाही लगभग बंद हो गई, पर निकट भविष्य में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने के बाद फिर से जरूर शुरू होगी। ये सही बात है, बिना हिंदी के दोनों देशों में अंग्रेजी के माध्यम से काम चला सकते हैं, पर मैं अपने अनुभव के आधार पर यह बताना चाहता हूँ कि हिंदी लिखने, बोलने और पढ़ने से जो दृश्य सामने दिखाई देने लगता है, वो अंग्रेजी में कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आजकल पूरे जापान में 30,000 से अधिक भारतीय मूल के लोग हमारे पड़ोसी के रूप में रह रहे हैं। उन लोगों को जापानी भाषा बोलने को बाध्य होना पड़ा है, पर अगर जापानी लोगों के बीच हिंदी जानने वालों की संख्या थोड़े भी बढ़ जाए, तो निश्चित ही नए जापानी समाज खड़ा होकर सामने आ जाएगा। इसके साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को और आगे बढ़ाने की कोशिशें की जानी चाहिए। हिंदी साहित्य का अनुवाद मेरे शिष्यों द्वारा किया जाएगा ही, लेकिन साथ ही जापानी साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने की भरसक कोशिशें करने की आवश्यकता है। हिंदी सिनेमा अच्छा माध्यम तो है ही, पर काफी नहीं है। लिखी हुई सामग्री की आवश्यकता है।
हमारी यूनिवर्सिटी दोनों देशों के बीच एक सेतु या कड़ी के रूप में काम करते आ रही है, और मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमने इसके लिए आदर्शों के साथ काम करने वाली कई पीढ़ियों को तैयार किया है। और ये खुशी की बात भी है, वे लोग दुनिया भर में कहीं भी, हर जगह आप लोगों से हिंदी में जुड़ सकते हैं और जुड़ते ही रहेंगे। अंत में आप सभी लोगों को फिर से धन्यवाद के साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद।